मैंने आपको सतत चर बताए थे। यदि एक मैंने आपको उसमें बताया था, जैसे सतत चर होते हैं 0 से 10, 10 से 20 या 800 से 900, 900 से 1000, इस तरह से इनमें वर्ग अंतराल होता है। अब यदि आपकी अपवर्जी श्रेणी है, अपवर्जी में जैसे 0 से 10, 10 से 20 कल बताया था मैंने, 20 से 30, 30 से 40 होता है, तो उसको तो ऐसे की तैसे ही सवाल रख देते हैं और सवाल कर लेते हैं। यदि आपकी समावेशी श्रेणी, समावेशी ऐसी होती है कि पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की पहली सीमा में क्या होता है, 1 का अंतर होता है। जैसे 800 से 899 है, 900 से 999 है, 1000 से 1099 है। तो इन सब में यानी पहले वर्ग की ऊपरी सीमा, दूसरे वर्ग की 1100 और ये 1099, 1 का अंतर। ये 1199 और ये 1200, इसमें 1 का अंतर। 1299 और 1300, इसमें 1 का अंतर। इन सब में क्या होता है, 1 का अंतर होता है। तो जब इसे हम अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करते हैं तो उस 1 में कितने का भाग लगाएंगे, 2 का, हमेशा 2 का लगाते हैं। तो कितना आएगा 1 में 2 का भाग लगाने पर, 0.5। अब 0.5 आता है तो इस 800 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 799.5। और 899 में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 899.5। फिर 900 में से 0.5 घटा देंगे तो 899.5 और ये 999.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बताया था ना 899.5 और यहाँ भी 899.5, यानी ये दोनों बराबर हो गए। यानी आपको देखो मैं इसमें बताती हूँ, जैसे ये है मैंने भाग लगाया ना तो 799.5, 799.5 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप देखो, और यहाँ पर 899.5 आ गया। फिर अपन ने पहले यहाँ पर आपका 900 लिख रहा था उसमें सवाल में, तो अपन ने 0.5 को घटाया तो 899.5 आ गया। और यहाँ पर 0.5 जोड़ा 999 में तो 999.5 आ गया। ऐसे ही 999.5 उसमें से घटा देंगे अपन 1000 में से, और 1099 में 0.5 जोड़ देंगे। इस तरह से अपन को क्या करना है, 2 का भाग 1 में लगाना है L1 में। यानी L1 कौन सी होती है, ये वाली प्रथम वाली संख्या, निम्न सीमा जैसे कहते हैं वो होती है, और ये ऊपरी सीमा होती है। तो L1 में से घटाते हैं और L2 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है ना। आप ये देखो, ये जो थ्योरी है ये वो वही थ्योरी है, जैसे सभी वर्गों की उच्च सीमा में 2 में प्राप्त किए गए मान को जोड़ेंगे, उच्च वर्ग सीमा में 0.5 को घटाएंगे, ये 0.5 को जोड़ेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं वो वही है जो मैंने आपको शॉर्ट रूप में समझा दी है। ठीक है ना। ये थ्योरी है, कहने का मतलब ये थ्योरी है, और थ्योरी कैसे निकालनी है तो मैंने आपको सीधे सीधे शब्दों में बता दिया है। उससे आप सवाल करना तो आपको ये खुद करके देखना तो समझ में आ जाएगा। अब हमें प्रत्येक वर्ग की बारंबारता कैसे प्राप्त करनी है, या मिलान चिन्ह जो होता है वो कैसे ज्ञात करना है। जैसे बारंबारता मैंने उसमें बताई थी, सबसे कम अंक को देख लेते हैं। अपन ने 0 देखा था, एक सवाल बताया था कि 100 छात्र हैं जिनके कि गणित में प्राप्तांक कितने हैं, तो 0, और अधिकतम संख्या कितनी है, 100। तो बस उसके आधार पर अपन वर्ग अंतराल बना देंगे। न्यूनतम संख्या मैंने बताई थी आपको 6, वर्ग अंतराल जो बनाएंगे 6 बनाएंगे, और अधिकतम 15 तक बना सकते हैं। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से अपन ने 10 वर्ग अंतराल बना लेंगे। अब आपको मिलान चिन्ह में भी मैंने आपको कैसे बताया था कि कोई भी संख्या होती है उनको अपन 5 तक लिखते हैं, 4 तक लिखते हैं। जैसे 3, 5, 7, ऐसे 0 से 10 में कौन कौन सी संख्या आई, तो जैसे 0 आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, है ना, 4 आई। अब अपन की जो 4 संख्या है, 5 के बाद अपन को क्या करेंगे, यूँ टैलीवार लगाना है। जैसे टैलीवार है ना, मिलान चिन्ह 1, 2, 3 और ये 4, और जो ये अपन इसकी तिरछी जो रेखा खींचते हैं इसको टैलीवार अनुमीलन विधि कहते हैं। तो इसको अपन क्या गिनेंगे, 5। इसको अपन क्या कहते हैं, 5 कहेंगे। ठीक है ना। तो मिलान चिन्ह अपन को कैसे बनाना है, मैंने आपको बताया ही था कि कैसे संख्या, जैसे कि आपने ये है इसमें 0 है तो ये 1 हो गई। फिर इसमें 10, 14, 17, 12, 14, 12, 14, 14, तो कैसे हो गई ये 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 अपन को यहाँ पर कैसे लाइन खींचेंगे, 4 के बाद एक आड़ी रेखा खींची, ये तो हो गई 5, और 3 रेखा और खींची, तो कितने हो गए, ये 8 हो गए। अब ये 5 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये 15 हो गए, नहीं हो गए, और ये 20, और ये कितने हो गए, 21। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये रेखाएं कितनी हैं, 21 है। ठीक है ना। ऐसे 5 5, 5 10, 5 3 15, 5 का 20, और 21, 22, 23, ये कितनी हो गई, 23 हो गई। तो टैलीवार से अपन ये इसको सीख सकते हैं। ठीक है ना। अब है आपकी
सूचनाओं की सूचनाओं की हानि कैसी होती है, ठीक है। तो बारंबारता वितरण के रूप में आंकड़ों के वर्गीकरण एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है। यह अपरिष्कृत आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत करता है। अपरिष्कृत आंकड़े जो बहुत सारे आंकड़े होते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक कबाड़ी वाले का बताया था, बहुत सारे कबाड़ी वाले के पास सामान होते हैं, उनको किस तरह से अपन ने लिखा है। तो अपन कोई भी आंकड़े होते हैं उनको बहुत सारे, जब अपन कोई भी लेसन पढ़ते हैं ना, तो उसमें सारांश रूप में छोटे रूप में उसको बता देते हैं, तो उस लेसन के बारे में हमें पता लग जाता है, लेकिन संपूर्ण थोड़ी पता लगता है। पर हाँ, उसके बारे में अपन को ये पता लग जाता है कि इस लेसन में अपन को क्या बताया गया है। तो सारांश और प्रस्तुत कर उन्हें संक्षिप्त एवं बोधगम्य तो बनाता है, परंतु उससे हमें क्या नहीं मिल पाती है, विस्तृत सूचना नहीं मिल पाती है। पूरी यदि हम सारांश पढ़ के ही पूरा लेसन याद कर लें तो फिर तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए अपरिष्कृत आंकड़ों को हम सारांश रूप में तो प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको क्या नहीं मिल सकती, पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो सकती है। तो प्रकट तो हो जाती है, अपरिष्कृत आंकड़ों में पाई जाती है, यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने में सूचनाओं की क्या हो जाती है, क्षति होती है। वर्गीकरण करते कितने सारे अंक लिख दिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 0 से 10 में अपन बाद में बताएंगे 5 ही अंक है, जैसे बारंबारता वितरण ये है। अब आप ये देखो जी, ये जो आपको दिखाया गया है 0-10 में 1 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 7 है, 21 है, 23 है, ये अपन की संख्याएँ होती है। हमेशा अपन पढ़ते हैं ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये तो वर्ग होते हैं, वर्ग अंतराल जिसे कहते हैं अपन, और ये बारंबारता होती है। अब अपने को ऐसे लिखने पर अपने को पता कैसे लगेगी कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। यदि अपन इस तरह से लिखने लगे तो सवाल पूरा होने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये तो एक सवाल करने का तरीका बताया गया है। अब इसमें तो अपन साधारण रूप में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें 14 आया है, 1 2 3 4, 4 बार 14 आया है। लेकिन इसमें थोड़े पता लग रहा है कि 14 ज़्यादा संख्या कौन सी आई है। तो हमें पूरी सूचना प्राप्त होने में क्या होती है, दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। आंकड़ों को यदि अपन उसमें परिष्कृत रूप में करते हैं तो तथापि आंकड़ों को वर्गीकरण द्वारा संक्षिप्त करने पर पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। एक बार जब आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है तब व्यष्टि प्रेक्षणों का आगे सांख्यिकी परिकलन में कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण 4 20 से 30 में प्रश्न में 25 25 20 22 25 20 28 है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, 20 से 30 में कितनी संख्याएँ आई हैं, 6 आई है। तो इसलिए जब हम इन आंकड़ों को बारंबारता वितरण में 22 से 30 में समूहित कर सकते हैं तो वहाँ पर अपन को बारंबारता वितरण में क्या लिखना पड़ेगा, 6। ना कि अपन वास्तविक मानों को दिखाएंगे 25 25 20 ऐसे थोड़े दिखाएंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हम डायरेक्ट लिखेंगे तो हमें पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो पाती कि कौन सी चीज़ हमको ज़्यादा बार दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इस वर्ग में जैसे 6 को दिखाता है, तो ना कि उसकी वास्तविक मानों को, इस वर्ग के सभी मानों को उस वर्ग के वर्ग अंतराल के मध्य मान या वर्ग चिन्ह के बराबर माना जाता है। अर्थात 25 आगे की संख्याओं में परिकलन के लिए वर्ग चिन्ह को मान को आधार बनाया जाता है। यानी कि हमने इसमें बताया कितनी संख्या हो गई, 25 25 25, 3 से बार क्या आ रहा है अपना 25 25 आ रहा है। तो अपन ये थोड़ी बताएंगे कि 25 संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो उस वर्ग के प्रेक्षणों के मान लो यही बात सभी वर्गों के लिए सत्य है। इस प्रकार प्रेक्षणों को वास्तविक मान के स्थान पर वर्ग चिन्हों के प्रयोग को सांख्यिकीय विधियों में शामिल करने पर पर्याप्त मात्रा में सूचनाओं की क्या हो जाती है, क्षति होती है। यानी हमें पूर्ण आंकड़े ढंग से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हम बड़े अपरिष्कृत यानी बड़े आंकड़ों को, बहुत सारे आंकड़ों को अपन एक साथ दिखाते हैं, वर्गीकृत करते हैं, लेकिन पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। तो अपरिष्कृत आंकड़ों का जैसा कि नीचे इससे अधिक दिखाया गया है, अर्थपूर्ण लगता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। अब ये आपका असमान वर्गांतर वर्गों में बारंबारता वितरण कहता है। जब तक आप समान वर्ग अंतराल के बारंबारता वितरण से परिचित हो चुके हैं, आप जान गए हैं कि इन्हें अपरिष्कृत आंकड़ों में कैसे गठित किया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में असमान वर्ग अंतराल होती है, जैसे मैंने आपको बताया था 0 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 35 है, फिर 35 से 40, 40 से 50, इस तरह से आपके आंकड़े दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा अपन को क्या देखना है कि बड़ा अंतराल कितना है। तो फिर अपन देखेंगे 10 का अंतराल है, लेकिन 10 का अंतराल बनाते हैं कम बनते हैं, या फिर अपन कैसे करेंगे, उसे कम वाले वर्ग अंतराल को देखेंगे। कम से कम वर्ग अंतराल अपने कितने बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए। तो अपन इस तरह से बनाएंगे, जो मैं आपको कल और अच्छी तरह से बताऊंगी। तो आप पाएंगे कि अधिकांश परीक्षण 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 में केंद्रित हैं। इनका बारंबारताएँ 21, 23 जैसे देख रहे हो ना, 21, 23, 19 है। इसका अर्थ है कि 100 छात्रों में से 63 छात्र, यानी कि गिन लो आप
कितने हैं ये 3, 3 और 1 4, 4 और 9 13 की 3 कहाँ से लगी 1, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 63 जो छात्र हैं उनकी बारंबारता वितरण ये 3 ही है। ठीक है ना, 21/22। बाकी के कम वाले बच्चे जो ऐसे जिनके कम नंबर प्राप्त करते हैं उनकी संख्याएँ कैसी हैं, कम है। तो 21 + 23 + 19 प्रेक्षण इन वर्गों में संकेंद्रित है। इस प्रकार 63% आंकड़े किस में आ रहे हैं, 40 से 70 के बीच में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, 40 से 70 के बीच में आते हैं। और आंकड़ों का शेष 37%, क्योंकि इनका टोटल कितना है 100 में से 63 बच्चे तो ये आपके इसके अंतर्गत आ रहे हैं, और बाकी के 37% जो बच्चों के अंक हैं प्लस किस में आ रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फिर 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। क्योंकि इसमें आप ये देख रहे हो 1, 8, 6, 7, ये 0 से 10, ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40, ये 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 में तो ये 3 अंक के आ ही रहे हैं जिसमें 63 है। फिर ये 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये इस प्रकार से है जिनमें कम संख्या दी गई है। ठीक है ना। तो असमान वर्गों के रूप में सारणी 3.60 में सारणी 3.6 के उसी बारंबारता वितरण को दिखाया गया है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 के प्रत्येक वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 40 से 50 को इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना। बाकी का इसको जो है मैं शॉर्ट रूप में अपने कल आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके।